पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुओ यूहाओ और टैंग वुडोंग टैंग सेक पहुंच चुके थे। अब आगे देखेंगे। सारी बातें साफ करने के बाद और टंग वुटोंग से जुड़ी चिंताओं को मन से निकालने के बाद हुओ यूहाओ दोबारा अपने रिसर्च में डूब गया। द एंटायर स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका था। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करनी थी। शुआन जीवन खुश होकर बोला और उसने ब्लूप्रिंट्स की मोटी फाइल पर हाथ मारा। वह पहले कभी इस क्लास 9 सोल टूल को नहीं बना चुका था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हाल ही में तैयार हुआ था। भले ही इसमें उनके पूर्वजों के अनुभव का योगदान था, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा था जिस पर उसे गर्व होना चाहिए था। हो युहाओ ने सिर हिलाते हुए पूछा, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद करूं? श्वानजीवन मुस्कुराया, नहीं, नहीं, मदद तुम मेरी नहीं करोगे, बल्कि मैं तुम्हारी करूंगा। तुमने क्रम उल्टा समझ लिया है। आज से तुम इस क्लास 9 सोल टूल का कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर बीच में कोई समस्या आई तो मैं उसे सुधारने में मदद करूंगा, लेकिन पूरा प्रोसेस तुम खुद लीड करोगे। क्या? टीचर शुआन, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आप मुझ पर इतना दबाव नहीं डाल सकते। शुआन जीवन ने मुस्कुराकर कहा, अरे चलो ना। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता तुमने तुमने अपना 8th रिंग हासिल कर लिया है? तुम पहले ही एक क्लास 8 सोल टूल बना चुके हो और एक क्लास 8 सोल इंजीनियर बनने के काबिल हो। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं धकेल रहा, बस तुम्हारी क्षमता और पोटेंशियल के अनुसार सिखा रहा हूँ। तुम किसी आम छात्र जैसे नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर है और तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफ़ी ऊंचाई पर है। अगर ये सिर्फ क्लास 8 सोल टूल होता तो मुझे खुद सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ब्लूप्रिंट देखकर खुद समझ लेते। क्लास 9 सोल टूल्स लगभग 20 या 30 क्लास 8 सोल टूल्स के बराबर जटिल होते हैं। एक बार जब तुम इनकी बारीकियां समझ जाओगे, तो आगे क्लास 8 सोल टूल्स बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इस पिल फर्नेस को हल्के में मत लेना। इसमें 30 से ज़्यादा फॉर्मेशन अरेज हैं और हर एक को मास्टर करना ज़रूरी है। अगर तुम इसका ज़्यादातर हिस्सा बना लेते हो, तो तुम खुद को क्लास 8 सोल इंजीनियर कह सकते हो। अब बातें बहुत हो गई, काम शुरू करो। बाहरी शेल लेयर से शुरू करना। मैंने सारे रेयर मेटल्स यहीं इकट्ठे कर दिए हैं। तुम्हारे पास एक दिन है आउटर शेल लेयर पूरा करने का, उसके बाद हम अंदर की बात करेंगे। ये कहकर श्वानजीवन मुस्कुराया और रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर चला गया। हुओयुहाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो क्लास 9 सोल टूल है। लगता है मुझे थोड़ा कम चमकना चाहिए था। ज्यादा काबिल होना भी मुसीबत बन जाता है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो टीचर श्वान ऐसा नहीं करते। वह जानता था कि श्वान जीवन का मन बदलना असंभव है। उसने मन ही मन कहा, ठीक है टीचर श्वान, आपने कहा है तो करूंगा। बस अफसोस यह है कि जब मैं वुतोंग से मिला था तब यह सब शुरू हो गया। लगा था थोड़ा समय उसके साथ बिता पाऊंगा, लेकिन जैसे ही वुतोंग का ख्याल आया, उसका सारा तनाव मिट गया और चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि भविष्य में वुतोंग की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकूं, क्योंकि इस पिल फर्नेस का डिज़ाइन उसने और श्वानज़ीवन ने मिलकर बनाया था, इसलिए वह पहले से ही इससे काफ़ी परिचित था। कुछ आउटर शेल्स और फॉर्मेशन अरेज बनाकर उसे आत्मविश्वास हो गया था। थोड़ी ही देर में उसने आउटर शेल से जुड़ी ब्लूप्रिंट्स को अलग कर लिया, और जैसा टीचर श्वान ने कहा था, सारे रेयर मेटल्स पहले से तैयार रखे गए थे और प्रयोगशाला के कोने में एक दीवार के पास सलीके से रखे थे। लेकिन जब उसने ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखा, तो उसे अपने ऊपर शक हुआ। उसकी वर्तमान क्षमता से एक सामान्य क्लास 9 सोल टूल की आउटर शेल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इस पिल फर्नेस की आउटर शेल सामान्य नहीं थी। आमतौर पर क्लास 9 सोल टूल्स की आउटर शेल्स साधारण मटेरियल्स से बन जाती हैं, लेकिन यह पिल फर्नेस अलग था। इसे अत्यधिक तापमान और दबाव सहन करना था, इसलिए आउटर शेल के लिए धातु को बहुत सावधानी से चुना गया था। श्वानजीवन ने परफेक्शन के लिए एक खास धातु चुनी, स्कारलेट डेविल एसेंस, जो एक अत्यंत दुर्लभ फायर टाइप मेटल थी। इस मेटल में विशाल मात्रा में फायर टाइप एलिमेंटल एनर्जी होती थी और इसका शरीर बेहद कठोर होता था। यह हर तरह की आग, यहाँ तक कि अल्टीमेट फायर, के प्रति रेजिस्टेंट थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसे स्मेल्ट नहीं किया जा सकता था। इसका आकार बदलने के लिए सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था और उस दौरान इसकी फायर और पॉइजन एनर्जी से खुद को बचाना पड़ता था। स्कारलेट डेविल एसेंस इतनी दुर्लभ थी कि श्वानजीवन भी पूरी आउटर शेल इससे नहीं बना सका।
फिर भी फर्नेस के अंदर 1 सेंटीमीटर मोटी परत उसी से कोट की जानी थी। हो युहाओ को समझ नहीं आया कि श्वान जीवन ने इतना रेयर मेटल आखिर जुटाया कैसे। अब समझ आया कि उन्होंने मुझे आउटर शेल बनाने को क्यों कहा। वह जानता था कि भले ही टीचर श्वान एक टाइटर डुलू और क्लास 9 सोल इंजीनियर हो, उन्हें भी ये आउटर शेल बनाने में कम से कम 2 हफ्ते लगते। टीचर श्वान, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? उसने अपने हाथों पर बर्फ जैसी चमकदार परत चढ़ाई और आधे मीटर का स्कारलेट डेविल एसेंस ब्लॉक उठाया। यह ब्लॉक 5 टन से भी भारी था। उसे टेबल पर रखने में ही जान निकल गई। इससे निकलती गर्मी ने उसे असहज कर दिया, लेकिन उसकी एक्सट्रीम आइस शक्ति ने उसे सुरक्षित रखा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी, मैं इस पर नक्काशी कैसे करूं? अगर मैं लाइफ गार्डियन ब्लेड का उपयोग करूं, तो वह धातु की ऊर्जा को निगल लेगी। और अगर टीचर श्वान को पता चला, तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टीचर श्वान, क्या आप सोचते हैं मैं कोई भगवान हूं? एक दिन में कैसे पूरा करूं? फिर उसने सोचा, शायद मुझे सेकंड सीनियर ब्रदर से डार्कनेस ग्रीन ड्रैगन उधार लेना पड़ेगा। बिना उच्च श्रेणी के कार्विंग नाइफ के इस धातु पर कुछ भी तराशना असंभव है। वह जाने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार चमका। मायन ब्लू फ्लेम एक अमर कला को घेर लेती है। ठंडी धार से ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी होती है। अचानक उसका माथा ठंडा हुआ और उसकी आई ऑफ डेस्टिनी अपने आप खुल गई। एक मायन ब्लू रोशनी उसकी आंख से निकलकर सामने तैर गई। वह एक छोटी सी चाकू थी, 5 इंच लंबी। उसका सिरा बारीक और नुकीला था, जबकि ब्लेड और हैंडल की लंबाई लगभग समान थी। पूरी चाकू नीली रोशनी में चमक रही थी और उसके किनारों पर भयावह नक्काशी थी। वह चौंक गया। जहां उस्ताद का हाथ पड़ता है, वहीं से चौंकाने वाले परिवर्तन शुरू होते हैं। नक्काशी की हर रेखाकृति में 100 बार लहरें पैदा करती है। ये प्राचीन कला अनंत काल तक बनी रहेगी। उठी हुई चाकू अर्धचंद्र की तरह ठंडे झरने को प्रकाशित करेगी। द गोस्ट कर्विंग गॉडली ब्लेड, हाँ, ये वही थी। होयुहा अचानक गॉड ऑफ इमोशंस और उसके दिए 2 उपहार याद आए। क्या उनमें से एक यही गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड थी? भले यह एक साधारण कार्विंग नाइफ लग रही थी, लेकिन अगर इसे किसी गॉड ने इस्तेमाल किया था, तो क्या यह एक गॉडली वेपन नहीं होगी? जैसे ही उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, अचानक अजीब सी यादें उसके मन में उमड़ने लगीं। मानो अनगिनत दृश्य उसकी आत्मा में बह रहे हों। नक्काशी, कटाव, तराशे हुए आकार। कोई और व्यक्ति होता तो शायद डर के मारे घबरा जाता, लेकिन होयुहाओ की मानसिक शक्ति असाधारण थी। उसने इन यादों को अपनी आत्मा की गहराई में स्थिर कर लिया। ये यादें किसी कार्विंग टेक्निक की थीं, पर यह कोई साधारण कला नहीं थी। इसमें कुछ रहस्यमय और दिव्य तत्व थे। वह शांत खड़ा रहा, आंखें बंद करके उन टेक्निक्स की बारीकियों को महसूस करता रहा। फिर धीरे से उसने अपना दायां हाथ उठाया और सामने तैरती हुई गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड को थाम लिया। वह ब्लेड उसके हाथ में जीवित महसूस हुई, एक सुंदर नीली लौ की तरह चमकती हुई। जब उसने हवा में हल्के से ब्लेड को चलाया, तो नीली रोशनी के पैटर्न हवा में बनने लगे। उन पैटर्न्स के साथ हवा में काली रेखाएं उभरी, सूक्ष्म दरारें जो बनते ही खुद ब खुद बंद हो गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, हवा सच में फट चुकी थी। जब होयुहाओ उस टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके मन में सबसे गहराई से छपी हुई बात थी, एक परिचित आवाज के शब्द। रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक मेरे संसार की सबसे कठिन कार्विंग टेक्निक है। गॉड बनने के बाद मैंने अपने खाली समय में इसे लगातार सुधारने और विकसित करने में लगाया। कहते हैं, किसी एक कौशल में गहराई से निपुण होना कई अन्य कौशलों के द्वार खोल देता है। तुम इसे मेरी ओर से एक उपहार समझ सकते हो। उम्मीद है कि तुम इस कला की खूबसूरती और इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करोगे। अगर तुम गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड से रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सको, तो तुम्हें अपनी कल्पना से परे शक्तियां मिलेंगी। जैसे ही उसने आंखें खोली और सामने जलती हुई मायन ब्लू फ्लेम देखी, हुओयुहाओ बेहद उत्साहित हो गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि गॉड realm में जो कुछ भी उसने देखा या जिया था, वो सब असली था। हाँ, सब कुछ असली था। गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड और रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक दोनों ही गॉड ऑफ इमोशंस के उपहार थे। हुईहो जोश और उत्साह से भर गया। भले ही रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक मूल रूप से कार्विंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उसे पता था कि इसमें हेवन और अर्थ के ग्रेट डाओ की गहरी समझ छिपी है। वो हैरान था कि इतने कम समय में उसे इससे कितना कुछ सीखने को मिला, और उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस टेक्निक का और अध्ययन करेगा, तो ग्रेट डाओ ऑफ हेवन एंड अर्थ के रहस्यों को और बेहतर समझ पाएगा।
जब उसने फिर से स्कारलेट डेविल एसेंस के उस टुकड़े की ओर देखा तो अब उसमें कोई झिझक या अनिच्छा नहीं थी, केवल उत्साह बचा था। देखते हैं रेन ड्रैगन्स डांस क्या कर सकती है। होयो बेहद तेज सीखने वाला था। यह उसकी कई बार की डीप मेडिटेशन की सफलताओं से साबित था। रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक पहले से ही उसकी आत्मा की गहराइयों में अंकित थी। यह सब गॉड ऑफ इमोशंस रोंगनियन बिंग की योजना थी ताकि वह इस टेक्निक को जल्दी सीख सके। इसलिए प्रारंभिक समझ या यहाँ तक कि दक्षता प्राप्त करना उसके लिए कठिन नहीं था। होयुहाव ने अपना दाहिना हाथ लहराया और देखा कि नीली लॉ यानी ब्लेड उसके हाथ में हल्की सी कांपी। उसी क्षण ब्लेड अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी और अपने पीछे एक रहस्यमयी परंतु मोहक चमक छोड़ गई। उसी पल स्कारलेट डेविल एसेंस के ब्लॉक के कोने से एक छोटा टुकड़ा चुपचाप गिर गया। वह केवल तब दिखाई दिया जब वह बेंच पर गिरा और जलती हुई फायर पॉइजन की गंध निकली। कितनी तेज और कितना अद्भुत अनुभव! इस समय हुओ युहाओ को ऐसा लगा जैसे ये ब्लेड उसके शरीर का ही हिस्सा बन गई हो। यह अनुभूति अविश्वसनीय थी, लगभग नशे जैसी। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और एक बार फिर माया नीली लौ हल्की सी झटकी। जैसा कि अपेक्षित था, कठोर स्कारलेट डेविल एसेंस गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड के सामने ऐसे कट गया जैसे कोई गाजर हो। उसकी धार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। धीरे धीरे होयुहाओ ने अपनी गति बढ़ानी शुरू की क्योंकि कार्विंग में उसकी पहले से अच्छी नींव थी। इसलिए रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक सीखना उसके लिए कठिन नहीं था। गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड में उसकी अविश्वसनीय धार के अलावा कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं दिख रही थी। यह निश्चित रूप से हुओयुहाओ के जीवन का सबसे तेज वेपन था। अजीब बात यह थी कि चाहे वह इसे जैसे भी चलाए, गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड की धार न तो उसकी उंगलियों को छूती और न ही उसे किसी तरह का घाव पहुंचाती। गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड से पहले भी हुओयुहाओ ने कुछ अन्य वेपन्स के साथ गहरा संबंध महसूस किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसे लगा कि कोई हथियार उसकी आत्मा से जुड़ गया है। यह उसकी चेतना और इरादों का विस्तार जैसा था। इसलिए रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक इस गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड की पूरी क्षमता को उजागर कर सकती थी। सोल टूल हॉल का चक्कर लगाने और कुछ प्रतिभाशाली डिसाइपल्स को निर्देश देने के बाद श्वानजीवन टिटो के पास पहुंचा। होयुहाओ के बाद केटो निश्चित रूप से सबसे प्रतिभाशाली था। श्वानजीवन को केटो की सबसे ज्यादा बात जो पसंद थी वो थी उसकी लगन और सोल टूल्स के प्रति समर्पण। भले ही केटो के पास होयुहाओ जैसी अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसकी नींव बहुत मजबूत थी और उसका ध्यान पूरी तरह सोल टूल्स पर केंद्रित था। वह एक क्लास 7 सोल इंजीनियर बन चुका था और श्वानजीवन की नज़र में उसमें क्लास 9 सोल इंजीनियर बनने की पूरी क्षमता थी। वास्तव में श्वानजीवन का मानना था कि सोल टूल रिसर्च के मामले में केटो शायद होयुहाओ को भी पीछे छोड़ सकता है। यह सोचकर श्वानजीवन को थोड़ी झंझलाहट हुई। होयुहाओ, तुम अपनी सारी ऊर्जा सोल टूल रिसर्च में क्यों नहीं लगाते? तुम्हारे पास इतनी प्रतिभा है, लेकिन तुम कभी एक चीज पर ध्यान नहीं देते। अगर तुम सारा ध्यान सोल टूल्स पर लगा दो, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम क्या-क्या हासिल कर सकोगे। हालांकि वह मन ही मन ऐसा सोचता था, लेकिन उसे पता था कि होयुहाओ को मनाना असंभव है। उसे भी पता था कि श्रेक एकेडमी में और भी कई लोग थे जो होयुहाओ से अलग-अलग क्षेत्रों में उम्मीदें लगाए बैठे थे। इसलिए अगर होयुहाओ थोड़ा समय निकालकर सोल टूल सीख रहा था, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। श्वानजीवन चाहता था कि होयुहाओ एक क्लास 9 सोल इंजीनियर बने। एक बार जब वह अपने खुद के क्लास 9 सोल टूल्स बना सकेगा, तब उसे सोल टूल्स की असली ताकत समझ आएगी और जब वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा, तब श्वानजीवन को उसकी मेहनत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर होयुहाओ अपना पूरा ध्यान सोल टूल्स पर लगाए, तो वह क्लास 10 सोल इंजीनियर बन सकता है। आखिर उसके अंदर अल्टीमेट डोलुओ बनने की क्षमता थी। इन्हीं बातों को सोचते हुए वह केटो के सोल टूल वर्कशॉप पर पहुंचा। क्योंकि केटो श्वानजीवन का शिष्य था, इसलिए वह कठिन क्लास 8 सोल टूल्स पर काम करते हुए भी तेजी से प्रगति कर रहा था। स्वानजीवन ने केतु के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताया और उसे बारीक निर्देश दिए। भले ही उसकी उम्मीदें हुओयुहाओ से बहुत थीं, लेकिन केतु भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। केतु एक सच्चा सोल इंजीनियर था और श्वानजीवन का मानना था कि मेहनत कभी-कभी प्राकृतिक प्रतिभा से भी बड़ी होती है। केतु ऐसा शिष्य नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके। फैन यू ने भले ही सोल टूल्स की गहराई उतनी नहीं समझी थी जितनी स्वानजीवन ने,
लेकिन उसने केटो को एक मजबूत नींव दी थी। अगर केटो अपनी सोल पावर को सोल टूल रिसर्च के साथ बढ़ाता रहा, तो क्लास 9 सोल इंजीनियर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। श्वानजीवन सिखाने में कभी कंजूसी नहीं करता था और केतु भी पूरी लगन से सीखता था। इसलिए दोनों का दिन जल्दी बीत गया। डिनर का समय हो गया है। चलो अब खाना खा लेते हैं। श्वानजीवन ने केतु के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हाल ही में बहुत तेजी से सुधार कर रहे हो। लगता है सोल टूल्स की समझ और गहरी हो गई है। केतु मुस्कुराया, ये सब आपकी वजह से है। श्वानजीवन हंस पड़ा, अरे ऐसा मत कहो। बाकी लोग नहीं समझेंगे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम दिखने में भले ही सीधे साधे लगो, लेकिन तुम बहुत मेहनती और समझदार हो। तुम युहाओ से कहीं ज्यादा मेहनती हो। काश वो तुम्हारे आधे जितना भी लग्नशील होता। केतु ने मुस्कुराते हुए पूछा, टीचर श्वान, जब युहाओ वापस आया तो आपने उसे सोल टूल कंस्ट्रक्शन सिखाने के लिए बुलाया क्यों नहीं? आपने तो पूरा दिन मेरे साथ ही बिताया। श्वानजीवन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैंने उसे एक बहुत मुश्किल काम दिया है और कहा है कि उसे एक दिन में पूरा करे। चलो मेरे साथ चलो, देखते हैं वो कैसे बुरी तरह फेल होता है। कभी कभी उसे सजा देना भी जरूरी होता है, नहीं तो उसका घमंड आसमान छू जाएगा। केतु हंस पड़ा, टीचर श्वान, आप युहाओं पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि तारीफ सुनकर घमंडी हो जाए। उसे वक्त समय पर चेताना जरूरी है। हमें उसे आत्मसंतुष्टि से बचाना होगा। एक सोल इंजीनियर के लिए मेहनत उतनी ही ज़रूरी है जितनी प्रतिभा। अगर उसमें मजबूत नींव न होती तो मैं उसे अब तक निकाल चुका होता। यह सुनकर केटू हंस पड़ा। टीचर श्वान, आपकी बातें भले ही सख्त लगती है, लेकिन उनमें हुई के लिए आपका स्नेह साफ छलकता है। मुझे नहीं लगता कि आप उसे कभी निकाल पाएंगे। श्वानजीवन ने उसे घूरा, अच्छा, तो अब तुम सब आपस में एक दूसरे की डाल बन गए हो, है ना? बदमाश, क्या तुम्हें भी कल कोई नामुमकिन काम दे दूं? न नहीं, ऐसा कुछ मत कहिए। केतु घबरा गया और जल्दी बोला, सच में टीचर श्वान, युहाओं को थोड़ा झटका देना जरूरी है। उसे याद दिलाए कि एक सफल सोल इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए। आपको उसे सजा जरूर देनी चाहिए। क्या तुम इंसान भी हो? वो तुम्हारा जूनियर भाई है और तुम ही उसे फंसाने की बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हें कैसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊं? संभल जाओ, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। केतु का चेहरा एकदम सूख गया, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। श्वानजीवन ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो अब चलते हैं, देखते हैं युहाव ने अपने लिए क्या मुसीबत मोल ली है। ये कहते हुए वह केटो को लेकर अपनी लैब की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि हो युहाव से वह काम एक दिन में पूरा नहीं होने वाला। उसके हिसाब से कम 10 दिन लगने चाहिए थे। स्कारलेट डेविल एसेंस कोई मजाक नहीं था। श्वानजीवन जैसे टाइटल डोलो को भी इसे पूरा करने में 3 दिन लगते, और तब भी वो फायर पॉइजन से प्रभावित होता। उसने हाउ को ये काम इसलिए करने दिया क्योंकि उसके पास अल्टीमेट आइस थी, जिससे उसे कार्विंग करते वक्त कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। थोड़ी देर में दोनों लैब के दरवाजे पर पहुंच गए। श्वानजीवन ने अंदर जाने के बजाय बस झांक कर देखा कि हो यू हाउ क्या कर रहा है, और देखते ही गुस्से से फट पड़ा, बदमाश लड़के। वह चिल्लाया और गुस्से में लैब के अंदर चला गया। केतु को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन उसने तुरंत उसके पीछे दौड़ लगाई। जैसे ही उसने हुयुहाव को देखा, उसे सब समझ आ गया कि स्वानजीवन इतना गुस्से में क्यों था। हुयुहाव मेज पर लेटा हुआ चैन से सो रहा था। उसकी सांसें बेहद स्थिर थीं, चेहरे पर ताजगी और सुकून झलक रहा था। कोई भी देख ले समझ जाएगा, ये तो मजे से झपकी ले रहा है। श्वानजीवन के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। हिकेतु जल्दी से आगे बढ़ा और उन्हें समझाने की कोशिश की। टीचर श्वान, गुस्सा मत कीजिए। लिटिल जूनियर ब्रदर शायद बहुत थका हुआ होगा, तभी तो ऐसे ही सो गया होगा। हिकेतु अच्छी तरह जानता था कि श्वानजीवन क्यों नाराज हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था जब उनके डिसाइपल सोल टूल्स बनाते समय ध्यान नहीं लगाते थे, और सो जाना तो उनके लिए सबसे बड़ा पाप था। चाहे वह सोने वाला व्यक्ति हो युहाव ही क्यों न हो, श्वानजीवन फिर भी फट पड़ते। बल्कि शायद यही वजह थी कि क्योंकि वह हु युहाव था, श्वानजीवन और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। बेचारे छोटे जूनियर ब्रदर, तुमने नींद क्यों ली? अगर थोड़ा आराम करना ही था तो कम से कम इतनी सावधानी तो रखो कि पकड़े न जाओ। अगर निगाहें मार सकती तो हो युहाव यहीं खत्म हो गया होता। हो युहाव को घूरने के बाद श्वानजीवन चारों ओर देखने लगे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों जो उनकी मदद कर सके उसे पीटने में।
उनकी हरकतें देखकर हिकेतु तुरंत आगे आया और उन्हें पकड़ लिया। टीचर श्वान, कृपया जल्दबाजी मत कीजिए, शांत हो जाए। इस स्थिति में भी हिकेतु अपनी आवाज़ धीमी रख रहा था ताकि होयाओ जाग न जाए। इससे साफ झलक रहा था कि उनके बीच कितनी भाईचारे वाली भावना थी। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि श्वान जीवन का शरीर सख्त हो गया है। केतु को लगा कि कहीं गुस्से की वजह से उनके शरीर पर असर न हुआ हो। मुझे छोड़ दो। श्वान जीवन की आवाज़ अचानक बहुत अजीब हो गई। टीचर श्वान, प्लीज शांत रहिए। मैं जानता हूँ इन्होंने आपको निराश किया है। मैं उसे जगा देता हूँ ताकि आप उसे डांट सकें। पहले मुझे छोड़ो, श्वानज़ीवेन ने गुर्राकर कहा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप टाइटल डोलू हैं। अगर आपने गुस्से में हो युहाओ को कुछ कर दिया तो? हिकेतु ने कहा, उसकी आवाज़ में विनती भी थी और दृढ़ता भी। मैं उसे नहीं मारूंगा। सच में? हिकेतु को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने सही सुना। अगर तुमने मुझे अब भी नहीं छोड़ा तो जैसे ही मैं खुद को छुड़ाऊंगा सबसे पहले तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, श्वानज़ीवन ने फिर गर्ज कर कहा। ठीक है। हिकेटो जानता था कि वह अपने शिक्षक की बात नहीं टाल सकता, इसलिए उसने डीला छोड़ दिया। फिर वह छत से श्वानज़ीवन और होयुहाओ के बीच कूद गया। अगर टीचर श्वान कुछ करने की कोशिश करेंगे तो पहले उसे पार करना होगा। लेकिन केतु के आश्चर्य की बात थी कि श्वानज़ीवन सीधे होयुहाओ की ओर नहीं बढ़े, नहीं उन्होंने कुछ किया, बल्कि वे प्रयोगशाला की दूसरी ओर बेंच के पास गए। केतु को समझ नहीं आया कि वे क्या देख रहे हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ही केतु भी आगे बढ़ा और झांक कर देखा। उसने पाया कि बेंच पर लगभग 1 मीटर चौड़ा एक फर्नेस रखा था। ये एक बड़ा गोल फर्नेस था, जिसकी गहराई 4 फीट थी। इसका प्राचीन डिजाइन बहुत भव्य लग रहा था और ये मोटी दीवारों से घिरा था। ऊपर एक ढक्कन था जो इतनी सफाई से फिट था कि अगर ही K2 क्लास 8 सोल इंजीनियर ना होता तो उसे लगता कि ढक्कन फर्नेस का ही हिस्सा है। वहां से हवा निकलने की कोई जगह नहीं थी। क्या ये वही आउटर शेल है जो टीचर श्वान ने आज युहाओ को बनाने के लिए कहा था? उन्होंने तो कहा था कि युहाओ इसे आज किसी हालत में पूरा नहीं कर पाएगा। क्या युहाओ ने फिर से कोई चमत्कार कर दिया है? केतु को हो युहाओ की फितरत पता थी। वह कभी भी किसी काम को अधूरा या घटिया नहीं छोड़ता। यानी उसने सच में यह काम पूरा कर लिया था और उसके बाद थक कर सो गया। अब समझ आया कि टीचर श्वान का चेहरा गुस्से से हैरानी में क्यों बदल गया। उसी वक्त श्वान जीवन झुककर बेंच पर कूदे। फर्नेस बहुत बड़ा था, इसलिए नीचे से उसे पूरा नहीं देखा जा सकता था। यह फर्नेस पूरी तरह श्वान जीवन ने खुद डिजाइन किया था, इसलिए उन्हें उसकी हर जगह का पता था। उन्होंने ऊपर कुछ जगहों पर हाथ मारा और आउटर शेल को एक्टिवेट किया। जैसे ही वह एक्टिवेट हुआ, उसमें से गर्म हवा का झोंका निकला और कमरे का तापमान बढ़ गया। अब स्वान जीवन के चेहरे पर गुस्से की जगह हैरानी छा गई। क्या? यह कैसे मुमकिन है? मैं यकीन नहीं कर सकता। अगर टैंकसेक में मुझसे अलावा कोई क्लास 9 सोल इंजीनियर होता, तो मैं सोचता कि युहाओ ने उससे मदद ली होगी। लेकिन यह असंभव है। इतनी जटिल आउटर शेल बनाने के लिए सिर्फ कल्टीवेशन नहीं, बल्कि सोल टूल्स की गहरी समझ चाहिए। दुनिया में सिर्फ 10 लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो इसे एक दिन में बना सकते हैं, और वो सब सन मून एम्पायर में हैं। ये लड़का आखिरकार कैसे गया? क्या वह पहले से ही 9 रिंग वाला टाइटल डोलुओ बन चुका है? नहीं, यह असंभव है। श्वानज़ीवन ने गहरी सांस ली और बेंच से नीचे कूदे। हिकेतो ने अपने टीचर के चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया। लगता है टैलेंट मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेहनत की अहमियत कम नहीं होती। टीचर श्वान, आप कुछ मत कहिए, मैं डिनर लेने जा रहा हूँ। युहाओ से आराम से बात कीजिए। यह कहकर खेतु निकल गया। श्वानज़ीवन ने उसके जाते हुए पीछे देखा और मुस्कुरा दिए। जो सबक देने आए थे, लगता है खुद ही सीख गए। उन्हें थोड़ा झुंझलाहट महसूस हुई। उसी वक्त होइहाओ ने आंखें खोली। इतना शोर था कि अब कोई भी नहीं सो सकता था। उसने देखा, टीचर श्वान सामने खड़े हैं। आप आ गए? अब कितना वक्त हुआ है? दरअसल युहाओ ने जानबूझकर नहीं सोया था। वह सारे मेमोरी अब्सॉर्ब करने और नई टेक्निक सीखने में इतना थक गया था कि अनजाने में ही नींद आ गई। अब भी जब वह जागा, उसकी आंखों के सामने वही रहस्यमय कार्विंग टेक्निक घूम रही थी। श्वानज़ीवन का चेहरा अब भी सख्त था। यह आउटर शेल तुमने बनाया है? हाँ, वो युहाओ ने जवाब दिया। तो लेफ्ट ओवर स्कारलेट डेविल एसेंस का क्या किया? वहां मैंने वहां रख दिया। युहाओ ने एक कोने की ओर इशारा किया। श्वानज़ीवन ने ठंडे स्वर में कहा, यही काम तुमने जमा किया है? मुझे नहीं पता था कि तुम अब घटिया काम भी स्वीकार करने लगे हो। क्या? हुहाओ दंग रह गया।
अपनी नई रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक और गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड की ताकत से उसे यकीन था कि यह अब तक का उसका सबसे परफेक्ट काम है। घटिया कैसे हो सकता है? शाम हो रही है, चलो खाना खा लेते हैं। ये कहकर श्वनजीवन चले गए। वह और कुछ नहीं बोले क्योंकि अब उन्हें डर था कि अगर और देखा तो शायद उनका दिल ही जवाब दे दे। लेकिन मन ही मन उन्होंने मान लिया कि हो यू हाउ सच में श्रेक एकेडमी का असली छात्र है। क्या कमाल का लड़का है। रात के खाने में हुओ युहाओ की मुलाकात ही केतु से हुई। केतु उसे थोड़ी अजीब नजरों से देख रहा था, पर युहाओ ने ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस टांग वूटोंग की तलाश थी। खाना खत्म होने के बाद हो युहाओ ने श्वानजीवन से खुशी में कहा, टीचर श्वान, मैंने आपका काम पूरा कर लिया है। अब क्या मैं अपने कमरे में जाकर कल्टिवेट कर सकता हूँ? आखिर मैं सोल मास्टर हूँ, अपनी ट्रेनिंग तो नहीं छोड़ सकता। टांग वूटोंग का हाथ थामे हुए युहाओ को देखकर श्वानजीवन ने मजबूरी में सिर हिला दिया और चले गए। फिर भी उन्हें अब तक यकीन नहीं था कि युहाओ का काम सच में सही है। उन्हें लगा इसमें जरूर कोई चाल है। युहाओ को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह तो वूटोंग के साथ खुशी से अपने कमरे की ओर जा रहा था। उसकी खुशबू ही उसे सुकून दे रही थी। टांग वूटोंग का चेहरा लाल पड़ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कमरे में पहुंचकर युहाओ ने तुरंत दरवाजा बंद किया और स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट कर दी ताकि बाहर से कोई संपर्क न रहे। टांग वूटोंग ये समझ गई और पीछे हट गई। क्या कर रहे हो तुम? हो युहाओ ने शरारती मुस्कान दी। क्या तुमने बिग बैड वुल्फ और शीप की कहानी सुनी है? आज बिग बैड वुल्फ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। टांग उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। जब रैबिट को कोने में घेरो तो वो भी काट लेता है। हो युहाओ की मुस्कुराहट और शैतानी हो गई। ले आओ, मैं नहीं डरता। यह कहते ही वह हंग्री वुल्फ की तरह टैंग वूटोंग की ओर झपटा। टांग वूटोंग हंसते हुए साइड में हट गई। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि वह आसानी से बच निकली। ये तो टैंगसेक की गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक थी। गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक, ये मुझे भी आता है। होयुआ हंसा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कमरे में कई होयुहाओ के दिखाई देने लगे। तंगुतोंग हैरान रह गई। ये लड़का कितना शरारती है। उसने गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक के साथ इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस भी जोड़ दिया था। अब कमरे में इतने हुयुहाव थे कि असली और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल था। वह उन्हें मारकर तो नहीं पहचान सकती थी, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह पहले ही होयुहाव की बाहों में थी। उसकी छोटी सी शीप अब उसके आलिंगन में थी। होयुहाव बेहद उत्साहित था। उनके मिलन के बाद उसने वूटोंग के साथ ऐसा पल साझा नहीं किया था। अब जब उसने उसे बाहों में लिया तो वह कहीं भाग नहीं सकती थी। उसकी लाज से लाल हुई चेहरे को देखकर हुआ खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे उसके होंठों की ओर झुका। जैसे जैसे उनके होंठ करीब आए, लगा कि कमरा अब एक प्रेमपूर्ण मंच बनने वाला है। लेकिन जैसे ही हुईहाव के होंठ वूटोंग के होंठों से 1 मिलीमीटर दूर थे, उसे उसके शरीर से एक भयावह ऑरा महसूस हुई। अगले ही पल सुनहरी रोशनी चमकी और एक शक्तिशाली बल ने उसे कमरे के पार दीवार से दे मारा। वह दीवार से टकराकर नीचे फिसल गया जैसे कोई पेंटिंग गिरती है। यह शक्ति सिर्फ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर भी प्रहार कर रही थी। उसे लगा जैसे किसी पहाड़ ने उसे कुचल दिया हो। उसके शरीर और आत्मा दोनों में दर्द की लहर दौड़ गई और उसका चेहरा पीड़ा से मरोड़ खा गया। क्या हुआ अभी? टेंगुतोंग चीख पड़ी और दौड़कर युहाओ के पास पहुंची उसे उठाने के लिए। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।